हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन विधियों से अर्थात प्रतिस्थापन जो आप विधि देख रहे हैं, तो इस विधि से समीकरण पेपर में यानी एग्जाम में निश्चित तौर पर आते हैं। 100 में 100% गारंटी है बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक है, समीकरण युग्म का मतलब इसमें दो समीकरण मिलेंगे और दो चर राशियों के साथ मिलेंगे। इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि से, तो सबसे पहले बच्चों समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है। तो बच्चों, इस विधि के अंतर्गत हमें दो समीकरण में, ये यहां पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप लोग कि आप किसी एक समीकरण को चयन करके जो आपको सरल लगे, ठीक है, किसी एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात करके जो दूसरे चर राशि के पदों में होगी, तो एक चर राशि का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखना होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। इसलिए इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे बच्चों, पहले समीकरण से अगर हम x अथवा y का मान निकालेंगे तो हमें दूसरे समीकरण में रखना होगा, और दूसरे से मान निकालेंगे तो पहले में। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरिकल भी और इस प्रकार डायरेक्ट समीकरण को लेकर 100% आते हैं। तो बच्चों, इसका हल देखेंगे तो देखिए, इसमें x और y में एक के अतिरिक्त कोई गुणांक नहीं है, ना ही इसमें है। तो आप एक समीकरण से चलिए मान निकालें। तो समीकरण 1 से संकेत दे देंगे, समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर दिया है कितना, 14। अगर हम y का मान ज्ञात करें यहाँ पर, यानी कि y का मान निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, x का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो x के पदों में ये y का मान कहलाएगा। अगर आपको मानना है तो इसको भी हम समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें लिखने के लिए भी कुछ आधार मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, ठीक है, और सरल भाषा हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो जो हमने समीकरण 1 से ये तीसरा बनाया है, तो ये रूप तो अलग अलग हो गए देखने में, लिखने में, लेकिन वास्तव में एक ही है। तो समीकरण 1 से चूंकि हमने मान ज्ञात किया है बच्चों, तो हम कहां पर रखेंगे, दूसरे में रखेंगे, ठीक है। तो कहां से हमने मान निकाला है उसको हमने तीसरा, तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, और ये याद रखें, फिर एक बार कहेंगे कि ये तीसरा जो समीकरण बना है वो पहले को पक्षांतर करके बना है, ठीक है। तो पहले का एक प्रकार से ये स्वरूप है, ठीक है, दूसरा रूप है। तो यहां पर जो y का मान जो x के पद में आप देख रहे हैं 14 माइनस x, ये हम कहां पर रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में y के स्थान पर। तो बच्चों, यहां पर आप उंगली रख लें, तो x माइनस y, चूंकि इसमें दो पद है इसलिए कोष्टक में मानों को रखा जाता है जिससे कि गलत ना हो, और बराबर में दिया है 4। अब हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 और प्लस का हो जाएगा x बराबर 4। 14 का उस तरफ पक्षांतर करेंगे, x और x जुड़ जाएगा तो 2x, 14 प्लस और 4 या 4 प्लस 14 कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो x बराबर हो जाएगा 18/2, यानी 2 नम 18। तो x का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x का मान यानी एक चर राशि का मान हमें ज्ञात हो गया। और बच्चों, ये समीकरणों की यहाँ पर विशेषता है, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि। अगर हमें एक चर राशि का मान जो अचर रूप में आता है, एक चर राशि का मान अगर हमें ज्ञात हो गया, तो आप वो मान चाहे पहले में रख दें, चाहे दूसरे में रख दें या तीसरे में, यानी उस सवाल में जितने समीकरण है कहीं पर भी ये मान रख सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि समीकरण नंबर, तो सबसे बढ़िया है यहां पर 3 में रख देंगे, क्योंकि ये पक्षांतर की स्थिति में ऑलरेडी है, ठीक है। तो समीकरण 3 में x बराबर ज्ञात किया है, तो x बराबर कितना, 9 रखने पर। तो बच्चों, x का मान जो हमें ज्ञात हुआ है, तो ये x का मान यानी x बराबर 9, या फिर लिख सकते हैं x का मान रखने पर, ठीक है। तो बच्चों, यहां पर y बराबर हो जाएगा 14 माइनस, और x के स्थान पर यहां पर हो जाएगा बच्चों कितना, 9। अब 14 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे y का मान 5। तो अंत में लास्ट में क्या करना है, दोनों मानों को कलेक्ट करके लिख देना, x बराबर 9
और y बराबर बच्चों हो जाएगा कितना 5। ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 जो पहला समीकरण है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं s और t के जो गुणांक हैं वो परिमेय रूप में है, यानी 1/3 1/2। तो यहाँ पर है s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये दूसरा समीकरण। तो बच्चों यहाँ से पहले समीकरण से मान निकालना आसान रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक के अतिरिक्त, क्योंकि एक गुणांक तो सब में होता है सभी राशियों में, तो एक के अतिरिक्त कोई जब अन्य गुणांक नहीं तो उसका मान निकालना बच्चों आसान होता है। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान से समझना है बच्चों। तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर दिया है 3 बच्चों। तो हम s का मान अगर निकालेंगे तो t का हम क्या कर देंगे बच्चों पक्षांतर। ये हम चलिए इसको हम तीसरा समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर जो हमने तीसरा मान लिया है, जिससे हमें s बराबर 3 प्लस टी प्राप्त होगा, यानी s का मान t के पद में आ गया। तो बच्चों ये मान हम कहाँ रखेंगे बच्चों, तो हमने पहले से मान निकाला तो कहाँ पर रखना पड़ेगा दूसरे में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 से, चूंकि हमने तीसरा समीकरण मान लिया है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो समीकरण 3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर 2 में मान रखेंगे तो दूसरा समीकरण उंगली वहां पर रख लें दूसरे समीकरण में, और s को हटा करके वहां पर आ जाएगा 3 प्लस टी, और बटे में क्या दिया हुआ 3, और प्लस t/2, और बराबर कितना 6। अब हम 3 और 2 का लासा लें अगर, क्योंकि हमें यहाँ सरल करना है, हल करना है, तो 3 और 2 का लासा लेंगे तो आएगा 6। ठीक है, 3 का भाग दीजिए 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 2 का भाग दीजिए 6 में 3 बार, 3 का गुणा t से 3t, तो बराबर कितना 6। अब बच्चों t और t को यहाँ सरल करेंगे तो 6 तो ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर 5t और 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों। अब 5t बराबर हो जाएगा 36 माइनस कितना 6। अब 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 30। कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 5t बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 30/5, 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। अभी हमें यहाँ t का मान प्राप्त हो गया। अब ये t का मान आप चाहे पहले में रख दें या दूसरे या तीसरे में, तो यहाँ तीसरे में ज्यादा उचित रहेगा, इसलिए तो हमने समीकरण माना है बच्चों। तो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर क्या रख लेंगे बच्चों, t बराबर 6 रख देंगे। तो यहाँ पर तीसरे समीकरण में आप उंगली रख लें, इससे गलती नहीं होती है। ठीक है, कोई चीज छूटती नहीं है। तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, तो s का मान कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर t बराबर कितना, s बराबर 9, चलिए s बराबर लिख लें पहले, और t बराबर 6, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे किसी को भी मान यहां पर लिख सकते हैं। अगला सवाल तीसरा आप स्वयं लगाएंगे और हम चौथा सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों तीसरा सवाल में क्या है बच्चों, ये चौथा सवाल है। तीसरे सवाल में अगर हम गुणा करके उनको समान करना चाहें तो उनके गुणांक समान हो रहे, इसलिए तीसरे सवाल को बच्चों प्रतिस्थापन और विलोपन से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, उसमें अनेक हल की स्थिति में उसमें मान निकाल सकते हैं, हालांकि उसको किया जा सकता है, तो आप लोग प्रयास करेंगे अनेक हल की स्थिति में। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे चौथे सवाल में। चौथे सवाल में क्या है, यहां पर जो गुणांक है एक्स वाई के जो आप देख रहे हैं, यहां पर दशमलव के पदों में है, दशमलव रूपी है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अगर हम दशमलव को खत्म कर दें, अगर हम दशमलव की स्थिति को खत्म कर दें, ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा बच्चों, ये सरल गुणांक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करें, अब चूंकि अगर हम दशमलव को आगे करना चाहेंगे तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो सब में यहां पर देखेंगे आप 10 का अगर हम गुणा कर दें तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, और आप जानते हैं जब हम 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव 1 अंक आगे, आगे का मतलब दाहिनी ओर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा बच्चों 2x, समझिएगा, यहां पर हो जाएगा कितना 3y। और कई बच्चों की समस्या हो सकती है ये जीरो कहां जाएगा, तो जब दशमलव हट जाएगा, ठीक है, तो जीरो का या दशमलव के पहले भी जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो इसलिए जीरो को ड्रॉप कर देंगे, तो बराबर यहां पर हो जाएगा 13। इसको हम चलिए देते हैं समीकरण नंबर तीसरा, समीकरण नंबर देते हैं बच्चों इसको तीसरा। अब हम देखेंगे इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में भी 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों,
तो गुणा करने पर देखते हैं अब उसका रूप क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 23। समीकरण नंबर हो जाएगा चौथा। अब आप बच्चों देखेंगे इसमें भी x y में गुणांक हैं एक के अलावा, और इसमें भी। तो हमें करना क्या, किसी ना किसी एक समीकरण से तो हमें एक चर राशि का मान ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको टेक ऑफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, जिससे आप मान निकालें उसको संकेत, उसका संकेत दे देंगे, उसको संकेत रूप में लिख देंगे। तो समीकरण 3 से, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, और बराबर यहाँ 13। अब अगर हमें y का मान निकालना है तो x को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, और x का मान निकालना है तो y को। चलो इस बार x का मान निकालते तो y को उस तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 माइनस हो जाएगा 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 माइनस 3y, और बटे में हो जाएगा 2। ये बन जाएगा। इसको चलिए मान लेते हैं समीकरण नंबर कितने, 4 हो गए हैं, इसको 5वां मान लेते हैं। अब ये समीकरण 5 से जो x का मान हम देख रहे हैं ये उठा के हम रखेंगे चौथे में, क्योंकि हमने तीसरे से मान निकाला है तो चौथे में रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 5 से x का मान समीकरण नंबर कहां पर, समीकरण नंबर चौथे में रखने पर। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। तो समीकरण चौथे में रखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मान रखेंगे तो कहां पर, x के स्थान पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे का हल। तो बच्चों यहां हो जाएगा 4 गुणे, x को हटाएंगे और x के स्थान पर रखेंगे 13 माइनस 3y, और बटे कितना, 2। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं। और फिर इसके बाद दिया है प्लस का 5y, चौथे में जो भी बचेगा, और बराबर हो जाएगा कितना, 23। अब चूंकि 2 से ये सरल हो रहा, 2 दूनी 4, अब 2 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी यहाँ 26 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6y, प्लस का 5y ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और बराबर में 23। अब इसको सरल करेंगे, 26 को उस तरफ ले जाइए, और ऋण के 6y और धन का 5y, ऋण का 6 में से 5 जाएंगे 1, क्योंकि ऋण और धन की संख्या है। चूंकि सजाती पदों को ही सरल किया जा सकता है। सजाती पद का मतलब जैसे y, ठीक है, x या जो भी है, तो समान घात वाले और समान राशि वाले पदों को जोड़ा घटाया जा सकता है, यानी कि सजाती पदों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है, सरल किया जा सकता है। तो ऋण के 6y, धन के 5y घट करके माइनस का 1y बचेगा, और यहाँ पर 23 और ये 26 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो माइनस y बराबर माइनस का 23 में से 26 तो घटेगा नहीं, तो 26 से 23 घटा के देखेंगे तो 3 आएगा। लेकिन ऋण का मान अधिक है, ऋण की संख्या अधिक है, तो जो भी शेष बचेगा वो ऋणात्मक बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना, 3। तो बच्चों एक चर राशि का हमें मान यहां से प्राप्त होता है। अब हम ये मान उठा के रख देंगे समीकरण 5वें में। ठीक है, क्योंकि ये पक्षांतर स्थिति में ऑलरेडी है, तो हमें 1-2 लाइन का यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण नंबर किसमें, 5वें में रखने पर। तो बच्चों यहां 5वें में रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3, यहां पर y की जगह हो जाएगा बच्चों कितना, 3 रख देंगे, और बटे में कितना दिया है बच्चों, 2। तो x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, तो x का मान कितना आएगा, 13 में से 9 जाएगी तो कितना, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे तो 2 काट दें या भाग दे दें डायरेक्ट, कोई समस्या नहीं है। तो x का मान 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x बराबर आपका प्राप्त होगा 2 और y बराबर होगा कितना, 3। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, कुछ सवाल आपको भी लगाना है। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो 2 समीकरण है, इसमें x y के जो गुणांक है वो अपरिमेय रूपी हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो हम इनको कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो चलिए हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम संकेत में लिख देंगे, तो √2x प्लस √3y, और बराबर हो जाएगा 0। अगर हमें y का मान निकालना है तो x वाले को पक्षांतर कर दीजिए, नहीं तो x का मान निकालना है तो y वाले को। चलिए हमने y को पक्षांतर में ले लिया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो √3y और बटे में कितना हो जाएगा, √2। इसको चलिए मैंने मान लिया तीसरा, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, तीसरा समीकरण दे दिया। ठीक है, ये x का मान y के पद में हो गया। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे, चूंकि पहले से मान निकाला है,
भले ही हमने तीसरा माना है तो कहाँ रखेंगे बच्चों, दूसरे में। तो हम लिखेंगे x का मान, चलिए इस बार तीसरा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों एक संकेत देना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बच्चों एक विशेषता इनकी, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट को सीखिए कि हमें एक जगह से मान निकाल के, यानी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रखना है, और कैलकुलेशन में सावधानी बरतिए, तो आप निश्चित तौर पर सीख जाएंगे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा जो भी कार्य आप करते जा रहे हैं उसी को आपको मेंशन करते जाना, लिखते जाना है। तो यहाँ पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ये वाला मान। तो यहाँ पर 2 पे उंगली रख लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत ना, कोई पद छूटे ना, ठीक है। x के स्थान पर हम लिख देंगे क्या है, माइनस का √3y और बटे √ कितना है बच्चों, 2। इसके बाद माइनस का √8y और बराबर दिया है बच्चों 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, √3 का इसमें गुणा कर दें। तो √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 का चूंकि रूट में 9 हो जाएगा, और 9 का यहाँ पर क्या होता है, वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, और चूंकि माइनस प्लस से माइनस ही आएगा, तो 3y और बटे यहाँ पर रहेगा √2 और माइनस का यहाँ √8y बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पक्षांतर कर लें तो ये उस तरफ धन का हो जाएगा, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यह पक्षांतर कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब हम यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर √2 को, ठीक है, एलसीएम के रूप में ले लेंगे, क्योंकि √2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। अब यहाँ से √2 का √2 में देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ज्यों कहते हो एक बार भाग जाएगा तो ज्यों कहते हो माइनस का 3y हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर 1 का भाग देंगे √2 में, √2 बार गया, और √2 का करेंगे 8 में, √8 में। तो यहाँ पर √² बोलते हैं इसको, थोड़ा अपनी भाषा में बोल रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। इसमें अंडर जो 8 देख रहे हैं, इसका गुणा हम √2 में करेंगे, है ना। तो निश्चित तौर पर 8 दूनी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा √16y और बराबर कर लो 0। अब √2 का कैंची गुणा के अनुसार यहाँ पर 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, और चूंकि आप जानते हैं वर्गमूल जो 16 का वर्गमूल होता है कितना, 4y, 4 और y हो जाएगा ये 16 का वर्गमूल 4, y उसमें है ही, और बटे में जो है वो गुणा में हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि √2 का तिर्यक गुणा करेंगे 0 से, ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हो जाएगा ऋण ऋण के हैं जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो माइनस का 7y बराबर 0। तो y बराबर बच्चों 0 बटे -7। अब -7 का भाग 0 में देंगे तो बच्चों क्या आएगा 0, क्योंकि नियम होता है अगर हम किसी संख्या का भाग 0 में दें तो 0, लेकिन 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों y का मान आ चुका है, अब हम उठा के समीकरण नंबर 3 जो कि हमने माना है रख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो बच्चों हम 3 में रखेंगे तो x बराबर माइनस का √3 और y की जगह हो जाएगा 0 बटे √2। और आप ये तो जानते भी हैं कि जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में, चाहे जितनी छोटी या बड़ी हो, ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, पर में हो, अपर में, कोई भी संख्याएं हो, कुल मिला के क्या हो जाता है 0। तो इस प्रकार से x का मान भी 0 हो जाएगा और y का मान भी बच्चों 0 हो जाएगा। तो ये इन समीकरण या इस समीकरण युग्म के ये हल हो जाएंगे। तो अगला सवाल, आगे के जो सवाल है बच्चों वो आप इसी तरीके से, ठीक है, आगे भी करेंगे और इसके बाद हम दूसरे सवाल को कवर करेंगे। चलिए तो बच्चों दूसरा प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। मतलब बच्चों जो समीकरण युग्म आप देख रहे हैं इसको हल करना, हल करने का मतलब होता है समीकरण में चर राशियों का मान ज्ञात करना, यानी x y का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है, और इससे m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हम यहाँ से हल ज्ञात करेंगे अर्थात x y के मान निकालेंगे, उससे हम m का मान निकालेंगे, जिसके लिए ये जो समीकरण आप देख रहे हैं y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब ये जो समीकरण m के पद में दिया हुआ है जिससे हमें m का मान निकालना है, तो इसमें जो x y देख रहे हैं तो इन समीकरणों की जो हल है x y के मान इस समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करते हो, उसका मतलब ये है। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा। तो फिर एक बार देखेंगे बच्चों, पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हल ज्ञात करने के बाद x y के मान यहां पर रख देना, ठीक है। तो यहां पर ये है, तो पहला समीकरण है 2x
2x धन 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y और बराबर कितना माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2। तो यहां पर बच्चों समीकरण अगर हम 2 की बात करें तो यहां 2 का भाग सभी पदों में जा रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे और यहीं से मान निकालेंगे तो हमें आसान रहेगा। इसलिए इस बार हम इस सवाल में समीकरण 2 से मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 से तो हम दूसरे समीकरण को पुनः एक बार नोट कर लेंगे और इसके बाद अगर हमें y का मान निकालना है तो 2 का पक्षांतर कर दें, x का मान निकालना है तो y को। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं, तो हम y वाले स्टेप को यानी पद को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चों कितना 4y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इससे 4 मिल जाएगा, नहीं तो 2 है यहाँ पर, 2 का भाग जा सकता है तो 2 ही कॉमन ले लीजिएगा। तो अगर हम केवल 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से माइनस का 12 बच जाएगा भाग देने पर, 2 का भाग करेंगे माइनस का 12, ठीक है, 12 दूनी 24 और 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से 2y। इस प्रकार से x बराबर 2 माइनस का 12 प्लस के 2y और बटे में हो जाएगा कितना 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये बटे में 2 जाएगा भाग में, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल। तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, माइनस 12 प्लस 2y। चलिए इसको हमने तीसरा समीकरण मान लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, तो हमने दूसरे से जो मान निकाला है जिसको हमने तीसरा समीकरण माना है, तो एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि हमने तो दूसरे से ही मान निकाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो हमने x का मान देख रहे हैं कहां पर रखेंगे, पहले में। तो हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि x का मान सीधे सीधे लिख दीजिएगा इस बार, x का मान, हालांकि समीकरण 3 से लिख सकते हैं, अगर लिखना हो जिस बच्चे को तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझिए बाकी शॉर्ट तरीके से। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों एक समीकरण कौन सा है, ये है। तो यहां पर x के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 गुणे x को हटा के माइनस 12 प्लस 2y लिख देंगे और प्लस का 3y ज्यों करते हो बराबर 11 भी ज्यों करते हो रख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4y प्लस के 3y बराबर 11। अब हम y वाले स्टेप्स को यहां पर सरल कर लेंगे, यानी कि हल करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 7y और बराबर यहां पर 24 का पक्षांतर करेंगे तो 11 प्लस हो जाएगा कितना 24, तो 7y बराबर हो जाएगा कितना 35। तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटे 7, 7 से काटेंगे यानी भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों अब इसमें क्या करना है, ये जो y का मान आप देख रहे हैं ये उठा करके आप तीसरे में रख दें, पहले में या दूसरे में कहीं पर भी। तो चलिए तीसरे में आसान रहेगा, तो यहां पर लिख देंगे y का मान, सीधे सीधे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में बच्चों रख देंगे y का मान, तो हमें x का डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो माइनस 12 प्लस 2 गुणे 5, तो x बराबर माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, तो x बराबर माइनस 2 यहां से आपको मिल जाएगा। तो x का मान y का मान हमें प्राप्त हो गया, यही समीकरण के हल हो गए। तो पहला काम तो ये हो गया, पहला काम जो हल ज्ञात करना था बच्चों, तो x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 इकट्ठे साथ साथ लिख दिया करें, इससे अच्छा, ठीक है, अच्छा जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हल आए हैं x y के मान आए, उठा के हम इस समीकरण में जो आप देख रहे हैं, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण को नोट करेंगे, y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5 रखने पर, तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलिए यहां पर देख लेंगे, तो बच्चों अब हम इस समीकरण में जो आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें हम मान रख देंगे, तो y के स्थान पर बच्चों कितना आएगा 5, 5 बराबर m मान ज्ञात करना है गुणे x का मान है माइनस का 2, तो माइनस है तो कोष्ठक में लिख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो, गलत ना हो, और प्लस का 3, ठीक है। तो 5 बराबर, अब 2 का गुणा यहाँ m से होगा तो माइनस का है चूंकि, तो माइनस 2m प्लस 3। अब हम 3 का करें पक्षांतर तो माइनस में जाएगा इस साइड, माइनस का 2m, तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा घटाने पर और माइनस का 2m, तो m बराबर बच्चों क्या होगा कि माइनस का चूंकि भाग करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, तो माइनस 2 का भाग 2 में करेंगे, माइनस 2 का भाग 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, तो m का मान बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया है। तो एक आपका ये हल हो जाएगा, दूसरा ये m का
मान हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहला काम क्या करना बच्चों, हमें समीकरण बनाना है, यानी कि युग्म का मतलब 2 समीकरण बच्चों बनाना है। इसके बाद उनके हल प्रतिस्थापन विधि से, इसका मतलब जो ये प्रश्नावली है इसमें पूरी प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि से है। तो हमें इसी विधि से, जो कि हमने इसी वीडियो में जो विधि पिछले सवाल में समझाई, उसी विधि से यानी प्रतिस्थापन विधि से ही हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है, यानी संख्याओं को ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यानी 2 शर्तें दी गई हैं, यानी 2 ऐसी संख्याएं जिनका अंतर 26 है। अब चूंकि अंतर धनात्मक है, जो अंतर है 2 संख्याओं में वो धनात्मक यानी धन का 26 है, इसका मतलब एक संख्या बड़ी और एक संख्या डेफिनेटली छोटी है। और यहाँ से भी क्लियर समझ सकते हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी भी है, तो ये निश्चित है एक संख्या छोटी है एक बड़ी है। अब ये हमें अपने आप में मान के चलना है कौन हम बड़ी ले रहे हैं कौन छोटी। तो चलिए इसका हल देखते हैं बच्चों। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना एक संख्या यानी पहली संख्या जिसको हम कहेंगे बराबर x तथा दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या हो जाएगी y। अब ये हमने संख्या है, अब हम खुद में मान लेते हैं बच्चों, हमें खुद में मानना है और जैसा हम मानेंगे उसी के हिसाब से, है ना, यहाँ पर संख्याएं बड़ी छोटी आएंगी। तो चलिए हमने मान लिया कि चलो हम अपने तरीके से मान लेते हैं, x को हमने बड़ा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हम x से y को घटाएंगे और अंतर कितना दिखाएंगे, कितना लिखेंगे 26। तो पहली शर्त अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है बच्चों, पहली शर्त के अनुसार अंतर कितना है संख्याओं का 26। तो हमने ये मान लिया कि x बड़ी है y छोटी है और इनका अंतर कितना है 26। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद वो कह रहा दूसरी शर्त में कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो x है और दूसरी संख्या y है, तो एक संख्या की तुलना दूसरी संख्या से की जा रही है बच्चों, और किस प्रकार से 3 का गुणा करके, यानी 3 गुना है, यानी सेकेंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देखेंगे तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या x हो गई बराबर दूसरी संख्या है बच्चों कितना y, इसकी 3 गुनी, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर 2। तो इसमें बच्चों सीधा सीधा है x का मान निकला हुआ रखा है, तो समीकरण 2 से आप देख रहे हैं x का मान y के पद में स्पष्ट है, जो कि हम कहाँ रख देंगे पहले में, तो ये आसान हो जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों यहाँ पर 1 में रखेंगे तो x के स्थान पर आ जाएगा बच्चों 3y, तो 3y माइनस y बराबर कितना 26। अब यहाँ से 2y बचेगा घटाने पर बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/2, भाग करेंगे तो 13। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ से y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों 13। अब ये y का मान बच्चों उठा करके समीकरण चाहे एक में रख दें या दूसरे में, तो मैं समझता हूँ दूसरा ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसमें पक्षांतर ईजी दोनों है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर, चलिए अब दूसरे में रख देते हैं। ठीक है, जिनको पहले में रखना है रखते चेक कर सकते हैं, उतना ही आएगा, और दोनों में सही ही आएगा, उतना ही आएगा और सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। तो x बराबर 3 गुणे कितना 13, तो 13 तिया 39। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x का मान कितना 39। इसका मतलब जो पहली संख्या है यानी एक संख्या है ये 39 है और दूसरा कितना है 13। उत्तर की जांच करना है कि ये सही संख्या है कि नहीं, तो आप पहले और दूसरे समीकरण में दोनों में या किसी एक में रख के मान रख के चेक कर सकते हैं। अगर दोनों पक्ष समान है तो उत्तर सही है। तो बच्चों इसका मतलब है, तो अंत में थ्योरिकल क्वेश्चन में आपको लिख देना है बाद में जो भी आपने माना है। तो आता है एक संख्या है यानी x यानी कि 39, तो ये अपने आप में बड़ी आई कि नहीं आई। ठीक है, जो कि बच्चों शुरू में बोला था है ना कि हमने x को अगर बड़ा माना है तो अपने आप में x बड़ी आई कि नहीं आई। तो और दूसरी संख्या यहाँ पर हो जाएगा कितना 13,
तो ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, दूसरे समीकरण से बिल्कुल साफ साफ है। 3 का गुणा करेंगे 13 थी और यहाँ पर 39 हो जाएगा, यहाँ पर 39। इससे भी देखेंगे आप तो 39 में 13 घटाएंगे 26। तो इसका मतलब दोनों समीकरणों में मानों को रखने पर है ना पक्ष समान आए। तो बच्चों इसके आगे की क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं आगे। इसी प्रकार से हमें समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से बच्चों उनका हल ज्ञात करना है, यानी एक्स वाई के मान निकालना है, संख्याएं निकालना है, जो भी चीज़ें मोस्टली एक्स वाई के मान निकालना। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बहुत ही मोस्ट एक्सरसाइज है और पेपर में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इससे संबंधित निश्चित तौर पर आते हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, थ्योरिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट समीकरण देना है ना, विकल्प में आ जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो बच्चों बहुत ही मोस्ट एक्सरसाइज है, मोस्ट चैप्टर है। तो आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, जो भी वीडियो बनाएं, आप तक तुरंत उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों इसी के साथ गुड नाइट और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।